कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर से, जो दुनिया के सबसे एडवांस और विकसित शहरों में से एक है। फिल्म में आज का मॉडर्न युग दिखाया जाता है। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें ऊपर नीचे जाना हो तो आपको इस्तेमाल करने होंगे बिजली से चलने वाले लिफ्ट्स। ऑफिस और कंपनियां पूरी तरह से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आश्रित। कुल मिला के इंसान पूरी तरह से बिजली, मोटर और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है। फिल्म में टोक्यो शहर में रहने वाली सुजुकी फैमिली को दिखाया जाता है। परिवार में 4 सदस्य हैं। पिता मिस्टर सुजुकी, माँ मिसेस सुजुकी, बेटा केंजी और बेटी यूई। पिता एक दफ्तर में काम करते थे, माँ हाउसवाइफ थी, केंजी कॉलेज में था और यूई स्कूल जाती थी। सुजुकी परिवार आज के हर मॉडर्न परिवार की ही तरह एक छत के नीचे रहता तो था, लेकिन हर सदस्य अपने अपने में जीता था, अलग थलग। घर आने पर मिस्टर सुजुकी टीवी देखने में जुट जाते और मिसेस सुजुकी घर के काम या खाना बनाने में। वही केंजी और यूई भी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते। केंजी अपने लैपटॉप में तो यूई अपने मोबाइल में चैट करने में। केंजी और यूई दोनों को ही फास्ट फूड और जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद था घर के बने खाने की तुलना में। दोनों को ही परिवार में एक साथ सबके साथ समय बिताने से ज़्यादा अपने अपने कमरे में समय बिताना ज़्यादा पसंद था। किसी के पास किसी के लिए वक्त न था। केंजी और यूई के नाना कागोशिमा नामक शहर में मछुआरे थे। कागोशिमा जापान के दूसरे कोने में बसा एक तटीय शहर था, जो टोक्यो से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पे था। वे अक्सर अपनी बेटी और उसके परिवार के लिए ताज़ा पकड़ी मछली और ऑर्गेनिक सब्जियां भेजा करते थे, पर मिसेस सुजुकी के अलावा घर में किसी को भी उनके द्वारा भेजी गई चीज़ों की कदर न थी। वे अक्सर अपनी बेटी को उसके परिवार के साथ अपने पास बुलाते थे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अकेलापन बहुत सालता था। एक सुबह मिस्टर सुजुकी देर से जागता है, क्योंकि घड़ी का अलार्म ही नहीं बजा। उनकी अलार्म घड़ी रात करीब 3 बजे बंद हो गई थी। वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो ये पाता है कि घर की सभी घड़ियां और अन्य सारे गैजेट्स अचानक से बंद पड़ गए थे। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसकी बीवी से पूछने पर उसे पता चलता है कि ब्लैकआउट हो गया है, यानी कि पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे में उन सभी को तैयार होने में खासी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि बैटरी चली टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। किचन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोव भी काम नहीं कर रहा था। मिस्टर सुजुकी अपनी पत्नी से कहता है कि सभी घड़ियों की बैटरी बदल देना। फिर वो टाइम जानने के लिए टाइम हेल्पलाइन पर डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीफोन सर्विस भी ठप पड़ी हुई थी। अखबार भी नहीं आया था। और फिर केंजी, यूई और मिस्टर सुजुकी अपने अपने कार्यक्षेत्र के लिए बिना नाश्ता किए ही निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस सुजुकी कैंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला पोर्टेबल गैस स्टोव चालू करने में सफल हो जाती है। उधर लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके बिल्डिंग की लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। तीनों बाकी सबके साथ सीढ़ी से नीचे उतरकर अपनी अपनी राह निकल जाते हैं। फिर ट्रेन स्टेशन पहुंचने पर मिस्टर सुजुकी को पता चलता है कि ब्लैकआउट के कारण लोकल ट्रेन भी नहीं चल रही थी। ये भी पता चलता है कि बस सर्विस भी रुक गई थी। उधर केंजी साइकिल से अपने कॉलेज जा रहा होता है। उसका मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि सारी जनता या तो पैदल जा रही है या फिर साइकिल से। ट्रैफिक सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। कोई भी टैक्सी नहीं चल रही थी। जो गाड़ी जहाँ थी वही थम गई थी। मिस्टर सुजुकी किसी तरह पैदल ही अपने दफ्तर पहुँचते हैं। वो घबराए हुए थे, क्योंकि जापान में देर से दफ्तर आने को बहुत गलत माना जाता है। लेकिन ऑफिस जाने पर वो देखते हैं कि उनके सभी कोवर्कर्स बाहर ही खड़े हैं। दरअसल उनके ऑफिस का ऑटोमेटेड दरवाज़ा बिना बिजली के बंद पड़ा था, इसलिए वे सब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। ऑफिस के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। कोई भी गैजेट और कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। उधर मोमबत्ती खरीदने गई मिसेस सुजुकी को डिपार्टमेंटल स्टोर में पता चलता है कि बहुत से रोज सप्लाई होने वाले खाद्य सामग्री जैसे ब्रेड और राइस का स्टॉक गाड़ी न आने के कारण उपलब्ध ही नहीं है। वो मोमबत्ती, खाने पीने का सामान और कुछ पानी की बोतल लेकर जैसे ही बिलिंग काउंटर पर पहुंचती है तो देखती है कि बिल कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर की जगह एबेकस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी पता चलता है कि बिल का भुगतान सिर्फ कैश में ही किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट बंद पड़ा था। लेकिन कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। उधर मिस्टर सुजुकी का बॉस मैनेजमेंट के निर्देशानुसार छुट्टी घोषित करते हुए सबको घर भेज देता है। ऑफिस पहुंचने के लिए आज के जद्दोजहद से सबक लेते हुए मिस्टर सुजुकी घर लौटते वक्त साइकिल की दुकान में जाता है। ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई के चलते वहाँ 5000 की साइकिल 25000 में बिक रही थी। लेकिन कोई और चारा न होने के कारण वो एक साइकिल खरीद लेता है, ताकि कल वो समय पर ऑफिस पहुँच सके। उस रात पूरा घर मोमबत्ती महल में तब्दील हो चुका था।
टॉयलेट में फ्लश करने के लिए पानी भी हाथ से डालना पड़ रहा था क्योंकि बिजली नहीं थी तो टैंक में पानी ही नहीं भर पाया। पूरा परिवार एक साथ बालकनी में खड़े होकर आसमान में तारों की खूबसूरती निहारता है। न जाने कितने समय बाद सब एक साथ बालकनी में खड़े थे। पूरा शहर अंधकार में था, इसलिए तारे बहुत ज्यादा चमकीले प्रतीत हो रहे थे। ब्लैकआउट का तीसरा दिन लग चुका था। मिसेस सुजुकी को पानी की किल्लत में बर्तन कपड़े धोने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उधर मिस्टर सुजुकी के ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को घर में ही बिजली लौटने तक इंतजार करने का निर्देश दिया जाता है। मिस्टर सुजुकी जब ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है कि एक लड़का उसकी साइकिल चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर सुजुकी उसे वहां से भगा देता है। उधर पंप हाउस में पानी लेने गई मिसेस सुजुकी को पता चलता है कि पंप काम न करने के कारण जल विभाग पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ था। उसे दूसरी महिला से ये भी पता चलता है कि गैस मीटर के काम न करने के कारण कुकिंग गैस की सप्लाई भी रुक गई थी। उधर दूसरी तरफ घर लौटते वक्त मिस्टर सुजुकी अपने ऑफिस की फाइल्स लिए बैंक से पैसे निकालने पहुंचता है, लेकिन लाइन में धक्का मुक्की होने पर उसकी सारी फाइल्स वही जमीन पर बिखर जाती है, जिन्हें बचाते हुए मिस्टर सुजुकी भीड़ के लपेटे में आ जाता है और फाइनली अपनी नाक फुड़वा के किसी तरह खुद को बचाते हुए बाहर आ पाता है। ब्लैकआउट हुए 7 दिन हो चुके थे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्कूल्स सब वीरान पड़े थे। मिस्टर सुजुकी की सोसाइटी के लोग चुपके से धीरे धीरे सोसाइटी छोड़ के जा रहे थे क्योंकि ज़रूरत का सामान और पानी खत्म हो रहा था। फिर उनके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की भूख प्यास से मौत देखकर उन्हें काफ़ी सदमा लगता है। फिर मिस्टर सुजुकी निर्णय लेते हैं कि वो सभी मिसेस सुजुकी के पिता के पास कागोशिमा चले जाएंगे। इस तरह वे पानी और खाने की किल्लत से तो बच जाएंगे। वे लोग अगली सुबह साइकिल से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें दिखता है कि सब्जी पानी काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में बिक रहे थे। फिर वे लोग एक डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचते हैं। वहां एक पानी की बोतल 1500 रुपये में बिक रही थी। मिसेस सुजुकी एक बोतल 350 के हिसाब से तय करते हुए ढेर सारी पानी की बोतल खरीद लेती है। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट्स भी नहीं चल रही है। रात होने को थी। मजबूरी में उन्हें वही एक होटल में 16,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान करके रात गुजारनी पड़ती है। मिस्टर सुजुकी सबको बताते हैं कि वे सभी साइकिल से ही 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके कागोशिमा जाएंगे क्योंकि बिना पानी और खाने के अब उस शहर में सर्वाइव करना मुश्किल था और अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगली सुबह वे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। केंजी और यूई एक डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचते हैं। केंजी वहां मैप्स ढूंढता है जो कि सब खत्म हो चुके थे। फाइनली उसे बच्चों की एक मैप्स की किताब मिलती है जिसे वो अपने साथ लेता है। वो मैप देख के यूई को बताता है कि चाहे वे जितनी भी तेजी से साइकिल चला ले, उन्हें कागोशिमा पहुंचने में 1 महीना तो लगेगा ही। उधर दूसरी तरफ क्योंकि अब उन्हें 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था, इसलिए मिस्टर सुजुकी अपनी साइकिल अपनी पत्नी को देकर खुद के लिए दूसरी साइकिल खोजने लगता है। वे एक दुकान से पानी और वाइन के बदले एक पुरानी साइकिल और चावल खरीद लेते हैं क्योंकि अब रुपए किसी काम के नहीं थे। लोग पानी और खाने की चीज़ों के बदले में ही सामान बेच रहे थे। और फिर उनका पारिवारिक कारवां निकल पड़ता है नाना के शहर कागोशिमा की ओर। वे लोग उस बच्चों की मैप वाली किताब को फॉलो करते हुए जा रहे थे, लेकिन उस मैप के कारण वे बार बार रास्ता भटक रहे थे। वो मैप की किताब किसी काम की नहीं थी। फाइनली मिसेस सुजुकी आइडिया देती है कि वे फ्लाईओवर के रास्ते से जाए। वे लोग उस रास्ते से निकल पड़ते हैं और भी बहुत से लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं। फिर वे लोग रात एक मॉल के पार्किंग लॉट में गुजारने की ठानते हैं। देर रात एक आदमी उनकी पानी की बोतल चुरा रहा होता है। केंजी और मिस्टर सुजुकी उसे देख लेते हैं। केंजी उस पानी चोर के पीछे भागता है, पर जब वो उस चोर के ठिकाने पे पहुंचता है तो ये देख के दंग रह जाता है। उसने वो पानी अपने छोटे से प्यास से तड़पते बच्चे के लिए चुराई थी। फिर अगली सुबह उनके रास्ते में 2 किलोमीटर लंबा एक टनल पड़ता है जिसके बाहर 4 औरतें बैठी थी। उनमें से 3 औरतें अंधी थी। वे औरतें पानी और खाने के बदले में अंधेरी टनल पार कराने का काम करती थी। वे उन्हें टनल पार करवाने की पेशकश करती है, लेकिन सुजुकी का परिवार उन्हें अनदेखा कर टनल के अंदर प्रवेश कर जाता है। शुरू में तो सुजुकी परिवार मुस्तैदी के साथ टनल में आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एकदम घुप अंधेरा हो जाता है। वे अपनी अपनी साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। केंजी को टनल में खड़ी कार से ठोकर लगती है। तभी मिसेस सुजुकी किसी गिलगिली सी चीज पे पैर रख घबराहट में चीख पड़ती है। चीख सुनकर उधर बाहर बैठी महिला पुकार के कहती है कि अंदर कई मरे हुए जानवर पड़े हैं, उन पर पैर मत रख देना। इतना सुनते ही सभी तेजी से उल्टे पांव टनल से बाहर की ओर भागते हैं और फिर घुंघरू लगी रस्सी के सहारे एक अंधी महिला आगे चलते हुए उन्हें गाइड करते हुए टनल पार करा देती है। ब्लैकआउट का 16वां दिन था। वे लोग एक नदी किनारे रुके हुए थे। माचिस की सिर्फ 4 तीली बची थी
उनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था। मना करने के बावजूद भी मिस्टर सुजुकी नदी का पानी पी लेता है। आगे चलकर नदी का पानी अपना असर दिखाता है जब मिस्टर सुजुकी को दस्त लग जाते हैं। बारिश और तूफान में उनका सारा सामान फैल गया था। मिस्टर सुजुकी की साइकिल का ट्यूब भी फटकर बाहर निकल आया था। कमजोरी के कारण मिस्टर सुजुकी बेहोश हो जाते हैं। फिर अपने माँ बाप को एक उचित स्थान पर छोड़कर केंजी और यूई पानी और खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे दोनों एक बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी खाने का सामान, माचिस या लाइटर नहीं बचा था। फिर केंजी को सिलिकॉन एडहेसिव मिल जाता है साइकिल की ट्यूब रिपेयर करने के लिए। यूई बिल्ली का कैन फूड उठा लेती है। केंजी बैटरी में डालने वाला पानी पी लेता है। वो यूई को भी उसे पीने देता है। वो यूई को बताता है कि बैटरी वाटर दरअसल प्यूरिफाइड वाटर ही होता है। अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचकर केंजी अपने पापा को वो फ्लेयर टॉर्च देता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो लकड़ी पे लकड़ी घिसकर ही आग निकालने की कोशिश करते रहते हैं। यूई बिल्ली का कैन फूड खा के देखती है, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही गंदा होता है। उधर केंजी अपना मोबाइल फेंक देता है और मोबाइल कवर से एक टुकड़ा काटकर पंक्चर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान किसी चीज़ का सही महत्व बुरे वक्त में ही समझ पाता है, जैसे आज मोबाइल से ज़्यादा मोबाइल कवर की वैल्यू थी। ब्लैकआउट का 22वां दिन था। उन्हें सड़क पे उनके जैसा ही एक और परिवार मिलता है, लेकिन वे लोग परेशान नहीं थे। उल्टा वे लोग इस समय को एक पिकनिक की तरह मना रहे थे। पूछने पर वे लोग बताते हैं कि पहाड़ और चट्टानों से बहते पानी को वे लोग बोतल में भर के उबाल के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी खाने को एयर ड्राई या स्मोक करके लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। कई वनस्पति, पौधों और कीड़ों को भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी उस परिवार का छोटा बेटा अचानक से सुजुकी परिवार की एक फोटो खींचता है। यूई कैमरे को काम करता देख अचरज से पूछती है कि आखिर कैमरा कैसे काम कर रहा है। वो समझाता है कि दरअसल वो कैमरा एक पूरी तरह से मैकेनिकल फिल्म कैमरा था, जिसमें बैटरी नहीं होती है। यूई उनकी नोटबुक में अपने घर का पता लिख देती है, ताकि जब भी भविष्य में वो फिल्म डेवलप करे वो उन्हें उनकी फोटो भेज सके। दोनों परिवार अपनी अपनी राह निकल पड़ते हैं। ऐसे ही सफर करते हुए सुजुकी परिवार एक जगह पहुंचता है जहां लोग दबा के मछली और सी फूड्स खा रहे थे। दरअसल वो एक एक्वेरियम था जहां से मछली और समुद्री जीव निकाल कर लोग वही पका के खा रहे थे। सुजुकी परिवार भी लाइन में लग जाता है, लेकिन जब तक उनका नंबर आता है तब तक उनके लिए कुछ भी नहीं बचता है। मिस्टर सुजुकी अपने बच्चों के लिए खाने की भीख मांगते हुए उनके पैरों में गिर जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ब्लैकआउट का 67वां दिन था। उनकी साइकिल और हिम्मत दोनों जवाब दे चुके थे। वे लोग एक खेत में निढाल होकर गिर जाते हैं। भूख से लाचार मिस्टर सुजुकी थक हार कर एक इल्ली को खा ही रहा होता है कि तभी उसे फार्म पिग की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि थोड़ी दूर ही एक फार्म पिग खेत में चर रहा होता है। वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फाइनली मिस्टर सुजुकी उस पिग को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन उनकी उस जानवर को मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी अपने चाकू से पिग को फाड़ देता है। फिर वो उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाता है। दरअसल वो पिग जिसे मिस्टर सुजुकी ने पकड़ा था वो उसी के भागे हुए पिग में से एक था। वो उन सबको भोजन, कपड़े और रहने के लिए अपने घर में जगह देता है और बदले में उनसे घर के काम में मदद और उसके भागे हुए पिग को जिंदा पकड़ने में मदद लेता है। सुजुकी परिवार को उसके साथ रहते कुछ दिन हो गए थे। फिर एक दिन वो सुजुकी परिवार को अपने साथ ही हमेशा के लिए रहने का प्रस्ताव देता है। मिस्टर सुजुकी अपने परिवार से कहता है कि ऑफर अच्छा है, लेकिन उन्हें नाना के घर पहुंचने की अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। फिर अगले दिन वो आदमी सुजुकी परिवार को ढेर सारे खाने और पानी के साथ विदा कर देता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है। तब सुजुकी परिवार एक राफ्ट बनाकर पहले सामान यूई और उसकी माँ को उस पार छोड़ देते हैं। जब मिस्टर सुजुकी और केंजी साइकिल लेने वापस जा रहे होते हैं तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे लोग साइकिल लेकर जब वापस लौट रहे होते हैं तब तक नदी का बहाव तेज हो चुका था। किनारे से थोड़ा पहले ही राफ्ट पानी के तेज बहाव के कारण खुल जाता है। साइकिल्स नदी में बहने लगती है। क्योंकि केंजी को तैरना आता था वो तैर के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन मिस्टर सुजुकी को तैरना नहीं आता था और अंततः वो साइकिल के साथ बहकर डूब जाता है। तूफान के थमने पर केंजी अपने पापा को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ उनका विग मिलता है। मिस्टर सुजुकी डूब के मर गए थे। दुखी मन और थके तन के साथ वे लोग धीरे धीरे रेल की पटरी पे चलते हुए नाना के शहर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक कुत्ते को अपने पीछे आता देख यूई मांस दिखा के उसे अपने पास बुलाती है। वो कुत्ता उस टुकड़े को छीनकर भाग जाता है। कुछ पल बाद और भी ढेर सारे कुत्ते आकर मिसेस सुजुकी के मांस से भरे बैग पे हमला कर देते हैं। बैग को बचाने के चक्कर में मिसेस सुजुकी पटरी से नीचे ढलान में गिर जाती है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है।
कुत्ते उनके मांस से भरे बैग पे टूट पड़ते हैं। केंजी और यूई अपनी माँ को सहारा देकर ऊपर ले आते हैं। वे लोग दोबारा पटरी पे आगे बढ़ने लगते हैं। वो भूखे कुत्ते फिर से उनके पीछे आने लगते हैं। उन्हें आता देख मिसेस सुजुकी घबराकर वहीं गिर जाती है। कुत्तों को अपनी ओर बढ़ता देख माँ, बेटी और बेटा डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी एक ट्रेन वहां आ जाती है, जिसे देख कुत्ते भाग जाते हैं। ट्रेन ठीक उनके सामने आकर रुकती है। अब वे लोग ट्रेन में सवार होकर अपने नाना के शहर कागोशिमा की ओर जा रहे होते हैं। उधर नदी किनारे मिस्टर सुजुकी की लाश पर कौवे चोंच मार रहे होते हैं। तभी मिस्टर सुजुकी को होश आ जाता है। दरअसल बहते पानी ने उसे बहाकर किनारे पे ला दिया था और वो बेहोश हो गया था। फिर वो वहां से चलते चलते एक जगह निडाल होकर बैठ जाता है। तभी वहां से वही ट्रेन गुजर रही थी जिसमें उसका परिवार सवार था। ट्रेन को रोकने के लिए मिस्टर सुजुकी हाथ उठाकर आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी ताकत न होने के कारण न ही उसका हाथ उठता है, न ही गले से आवाज निकलती है। अचानक उसे फ्लेयर टॉर्च का ध्यान आता है। वो अपनी जेब से उसे निकाल के जला देता है। फ्लेयर टॉर्च के धुएं और रोशनी के कारण चलती ट्रेन से मिसेस सुजुकी अपने पति को पहचान जाती है। वो तुरंत ही ट्रेन रुकवा देती है। केंजी और यूई अपने पापा को ट्रेन में ले आते हैं। अब सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ कागोशिमा की ओर बढ़ने लगता है और इस तरह पूरे 100 दिन की यात्रा के बाद वे लोग नाना के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैकआउट हुए 2 साल और 126 दिन हो चुके थे। सुजुकी परिवार पूरी तरह से कागोशिमा के रंग में ढल चुका था। केंजी और मिस्टर सुजुकी मछली पकड़ने में माहिर हो चुके थे। यूई भी कपड़ा बुनना सीख चुकी थी। मिसेस सुजुकी सब्जी उगाने में एक्सपर्ट हो गई थी। अगली सुबह अचानक से मिस्टर सुजुकी की कुछ आहट सुनकर नींद टूट जाती है। वो कुछ खोजते हुए जैसे ही एक बाहर के कमरे में पहुंचता है, उसे अलार्म घड़ी से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस घड़ी को निकाल के देखता है, घड़ी काम करने लगी थी। तभी उनके कस्बे के सामुदायिक स्पीकर से तेज संगीत की ध्वनि आने लगती है। संगीत सुन सुजुकी परिवार के बाकी सदस्य भी जागकर बाहर आ जाते हैं। बाकी लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। फिर स्ट्रीट लाइट्स भी एक एक कर जल उठती है। ब्लैकआउट समाप्त हो चुका था। 2.5 साल लंबा चला ये ब्लैकआउट सोलर फ्लेयर या किसी कॉमेट के पृथ्वी के समीप से गुजरने के कारण हुआ था। ब्लैकआउट समाप्त होते ही वे सभी टोक्यो लौट आते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यूई ने सिलाई कढ़ाई के कोर्स में दाखिला ले लिया था। वे लोग घर का बना खाना ऑर्गेनिक पैकिंग में लेकर अपने स्कूल कॉलेज जाने लगे थे। मिस्टर सुजुकी भी अब ट्रेन या टैक्सी की जगह साइकिल से दफ्तर जाने लगे थे। कुछ दिन बाद पोस्टमैन उनके लिए एक एनवलप लाता है। उसमें से वही फोटो निकलती है जो सड़क पे मिले उस परिवार के छोटे लड़के ने अपने मैकेनिकल कैमरे में खींची थी। यूई ने अपना पता उनकी नोटबुक में लिख छोड़ा था, इसलिए आज उनके हाथों वो फोटो थी। सभी उस पल की याद में खो जाते हैं और इस तरह यह मूवी यही समाप्त हो जाती है।